नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के क्रम में आगे रामचंद्र शुक्ल जी को, और उन्होंने किस ग्रंथ को यानी कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो कब लिखा, कैसे लिखा और क्यों लिखा, ये सब हम आज जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और दोस्तों, एक शिकायत है आपसे, आप लोग देखते तो हो लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। क्योंकि देखो, मैंने पहले भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप लोग साहित्य पढ़ना चाहते हो, आप मुझे कमेंट करके लिखिए। और मैं तभी साहित्य पढ़ाऊँगी जब यहाँ पे काफ़ी मात्रा में साहित्य पढ़ने वाले स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। तो आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं साहित्य पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ, क्योंकि कन्फ्यूजन है अभी कि कितने लोग हैं जो साहित्य पढ़ रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब तक ज़्यादा लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक मैं यहाँ पे इस क्लास को कंटिन्यू नहीं रख पाऊँगी। तो इसलिए शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि आप हिंदी और इसके अतिरिक्त ड्राइंग से LT की तैयारी कर रहे हो या लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम यहाँ पर LT की लेक्चरर दोनों की तैयारी ड्राइंग से भी कराते हैं। और एक विशेष सीरीज़ हमारा यहाँ पे चल रहा है समूह गौ के अंतर्गत, या किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वन डे वन टॉपिक नाम से हमारा सीरीज़ चल रहा है। आप उसे भी देख सकते हो। लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आप देख पा रहे होंगे आई बटन, उस पर दे दूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं और उन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि इस टॉपिक से कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जब आपसे प्रश्न नहीं पूछा गया हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, इसका जो प्रकाशन था वो 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि शुक्ल जी ने कैसे इसको लिखा था। देखिए, जब मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो ग्रियर्सन थे वो एक अंग्रेज विद्वान थे और उन्होंने सबसे पहला काल विभाजन का प्रयास किया था हिंदी साहित्य के, ठीक। और जो अगला प्रयास था उसी क्रम में वो मिश्र बंधुओं का था, ठीक है। और अब इसके बाद जो हम सबसे प्रामाणिक इतिहास जो पढ़ रहे हैं वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं। और इनके परवर्ती यानी कि इनके बाद के जितने भी विद्वान हुए हैं उन सभी ने लगभग इन्हीं को फॉलो किया है। तो कह सकते हैं कि सबसे प्रामाणिक जो इतिहास है वो यही है, ठीक। तो सबसे पहले देखो 1900 यहाँ पे क्या होता है, 1893 ईस्वी में, ठीक है, 1893 ईस्वी में एक सभा का गठन हुआ था जिसका नाम था नागरी प्रचारणी सभा, ठीक है, प्रचारणी सभा। और जब इस सभा का जो गठन हुआ उसका मुख्य उद्देश्य था हिंदी का जो विशाल साहित्य है उसको संग्रहित करना और एक जगह एकत्रित करना। क्योंकि अगर हम ये समय देखें तो अंग्रेज़ों का दौर था, ठीक है, हिंदी अपने संघर्ष के दौर में थी। और उस समय चैलेंज ये था सामने कि हिंदी का एक विशाल संसार कैसे एकत्रित किया जाए। तो नागरी प्रचारणी सभा की जब स्थापना हुई, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो ले करके आएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभा भी, इसके कार्यों को जानेंगे। आज केवल इसके परिप्रेक्ष्य में हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो जब नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई तो इसको जिम्मा दिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास विकसित करने का। और इस सभा ने एक समिति का गठन किया जिसका नाम था हिंदी शब्द सागर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंदी शब्द सागर। और इस शब्द सागर में जो व्यक्ति हुए, इनका मतलब शब्द सागर का जिम्मा क्या था कि आपको हिंदी का एक शब्दकोश तैयार करना। और इसका जिम्मा जो जिन लोगों को दिया उस कड़ी में 3 व्यक्ति थे। एक थे रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैं थोड़ा स्पीड से लिख रही हूँ, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास जी थे, ठीक है। और तीसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था रामचंद्र वर्मा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि हिंदी शब्द सागर में जो विद्वान शामिल थे उनमें से कौन से नहीं थे, और चौथा कुछ ऑप्शन दूसरा दे देगा, आपको ध्यान रखना है।
कि ये 3 व्यक्ति उसमें शामिल थे। अब जब इन तीनों ने एक शब्दकोश तैयार किया तो उसकी भूमिका आप देखते होंगे कि कभी भी कोई पुस्तक हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले पृष्ठ पे उसकी क्या दी हुई होती है, उसकी भूमिका दी हुई होती है, उस पुस्तक के जो परिचय जिसे हम कह सकते हैं, भूमिका या परिचय, ठीक है। तो उस परिचय को जब हम पढ़ते हैं कि उस पुस्तक के बारे में क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें, तो वही इस पुस्तक के ये जो शब्द सागर, जब ये शब्दकोश जब बनाया गया तो अब इसकी जो भूमिका थी वो किसने लिखी थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी। और इसी पुस्तक की जो भूमिका के रूप में इन्होंने अपना ये ग्रंथ लिखा था, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उस समय इसका नाम इतिहास नहीं था बल्कि हिंदी साहित्य का विकास था, ठीक। उस समय जब ये पुस्तक लिखी थी तो किस नाम से थी, हिंदी साहित्य का विकास नाम से। अब जब भूमिका इतनी बड़ी हो चुकी थी तो जो अन्य इतिहासकार थे उन्होंने इनको एक एडवाइस दी, एक सलाह दी कि आपको ये पुस्तक जो है स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप इतिहास सिद्ध हो सकती है। तो शुक्ल जी ने उसमें कुछ और संशोधन किए, कुछ और प्रामाणिकता दर्ज कराई और कुछ अन्य पृष्ठ उसमें जोड़ करके सन 1940 ईस्वी में इसको एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया और उसको नाम दिया हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आपके पास प्रश्न बनेगा कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास था वो सबसे पहले शुक्ल जी ने किस नाम से प्रकाशित करवाया, तो उसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास और उसका प्रकाशन हुआ था 1929 में। हालांकि आपसे यही प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो था शुक्ल जी ने उसको कब प्रकाशित करवाया था, तो 1929 में। अब थोड़ा बहुत ही संशोधन हुआ था उसमें, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी पुस्तक वो बन चुकी थी, तो थोड़ा बहुत और संशोधन करके और पृष्ठ उस पर जोड़ करके 1940 में उसको स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि यहाँ तक आप लोग ज़रूर समझ पाए होंगे। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ समझ लेते हैं कि जो शुक्ल जी थे उन्होंने इस पुस्तक को किस पद्धति में लिखा था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसे उन्होंने लिखा था विधेयवादी पद्धति में, विधेयवादी पद्धति में, ठीक है, विधेयवादी पद्धति। अब विधेयवादी पद्धति में क्या है, इन्होंने क्या किया कि अपने समय के जो हिंदी साहित्य का जो समय था उस समय, उससे जो 100 वर्षों का जो उसका इतिहास था उसको खंगाला, पूरा उसकी जानकारी एकत्रित की और उन सभी चीज़ों को देखते हुए उसमें उन्होंने उस समय की जो तात्कालिक युगीन परिस्थितियाँ थी, उसकी जो विशेषताएं थी, उन सबको उनके आधार पर अपने इस पुस्तक का क्या किया, विभाजन किया, उसका लेखन किया, ठीक। तो विधेयवादी पद्धति हो गई। अब हम जानते हैं शुक्ल जी ने इसको कितने कालों में विभाजित किया था और कौन कौन से वो काल थे, उनको क्या क्या उन्होंने नाम दिए थे, ठीक। तो ये आप ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप नोट डाउन भी करते रहिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपसे पूछे जाएंगे, ठीक। चलिए अब हम इसका काल विभाजन करते हैं। या सिर्फ आप इस तरह से इसको लिखिए सीधे, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया और इसको आप इस तरह से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 4 कालखंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को शुक्ल जी ने बांटा था और इसके बाद जितने भी साहित्यकार हुए इन सभी ने शुक्ल जी को लगभग थोड़ा बहुत फेरबदल किया और उन्हीं को उन्होंने फॉलो किया, ठीक है। मतलब आधार शुक्ल जी थे, इसीलिए शुक्ल जी की जो ये पुस्तक है इसको हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखिए जो पहला अब 4 कालखंड थे तो उनमें जो पहला नाम था वो था, इन्होंने दिया था वीर गाथा काल, ठीक है, वीर गाथा काल, जिसका समय क्या था 1050 विक्रम संवत है, ठीक है। विक्रम संवत है, ईस्वी नहीं है, शुक्ल जी ने विक्रम संवत में ही विभाजन किया था और 1375 तक, ठीक है, विक्रम संवत। आप इस तरह से आप लिखते जाइए, ठीक है।
विक्रम संवत। अब देखो कई बार आपके पास ऑप्शन में विक्रम संवत दिया रहता है, लेकिन साथ में ऑप्शन में सन यानी ईस्वी में भी दिया रहेगा कि 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा वो संवत में होगा। और अगर आपको ईस्वी में ही कहीं भी दिया रहेगा तो वहाँ पे ईस्वी में फिर कैसे दे देगा। अगर आपको ईस्वी निकालनी हो तो इसमें से आप सीधे सीधे -57 कर दीजिए, ठीक है। तो जो भी निकल कर विक्रम संवत, क्योंकि हमारे जो ईस्वी होती है, हमारा जो ईयर जो कैलेंडर होता है उससे 57 साल आगे होता है, ठीक है। तो आपको विक्रम संवत में 57 घटा देंगे तो आप ये कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9 और ये 9, ठीक है। तो 993 ये ईस्वी हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ भी कर दीजिएगा तो आपकी ईस्वी निकल के आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको ईस्वी ध्यान थोड़ा ऐसे ही ध्यान रखना, बाकी उन्होंने जो काल विभाजन था वो संवत में ही किया था, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद आप थोड़ा, मेरे पास जगह कम है तो इसलिए मैं इसको यहीं तक लिखूँगी, ठीक है। दूसरा जो काल था उसको उन्होंने नाम दिया था पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल, ठीक है। और इसका जो समय था वो था 1375 से 1700 विक्रमी, ठीक है। ये भी आप इस तरह से ध्यान रखना, पूर्व मध्यकाल। और इसका अगला नाम क्या था, पूर्व मध्यकाल, यानी कि आप इसको भक्तिकाल के नाम से भी जान सकते हो, ठीक है। पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, ठीक है। तो क्योंकि शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल ही नाम दिया था तो इसलिए हम इसको इस नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर तीसरा जो था वो था उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्य काल, और इसका जो समय था वो था 1700 विक्रमी से 1900, ठीक है। विक्रमी, विक्रम संवत या विक्रमी जो भी बोलो, ठीक। और जो लास्ट था, पहले इसको देख लेते हैं, उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल, ठीक है। जिसको हम रीतिकाल कहते हैं ना, रीतिकाल, वो क्या था, उत्तर मध्यकाल था, ठीक। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल इसी नाम से वर्गीकृत किया था। बाद में हम इसको इस नाम से जानते हैं, ठीक। तो ये हो गया उत्तर मध्यकाल। और जो वर्तमान समय में जो उसके बाद चौथा जो था उसको उन्होंने नाम दिया था गद्यकाल। और इसको, जिसको हम कहते हैं आधुनिक काल, जो हम आधुनिक काल कह रहे हैं ना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन है, ठीक है। जैसे रीतिकाल, भक्तिकाल, इस तरह से। लेकिन जो उत्तर मध्यकाल पूर्व, क्योंकि शुक्ल जी के यही नाम है, और उन्होंने आधुनिक काल को नाम दे दिया था गद्यकाल। आपसे कई बार पूछा भी गया है कि शुक्ल जी ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया, तो उन्होंने कहा गद्यकाल। अब बाद में इस पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ साहित्यकारों में, क्योंकि केवल वहाँ पे गद्य ही नहीं था बल्कि पद्य भी वहाँ पर लिखा गया। तो शुक्ल जी ने कहा कि इसी आधार पर शुक्ल जी ने उसको नाम दे दिया गद्यकाल, ठीक। तो और इसका जो समय था वो था आपका 1900 विक्रमी से अभी तक, या हम 1900 विक्रमी से अब तक आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। अब तक बाद में इसमें भी अन्य विभाजन किया है, ठीक है। आधुनिक काल को भी बहुत भागों में बांटा गया है आगे चल करके, लेकिन जो काल विभाजन है वो इस तरह से शुक्ल जी ने मुख्य रूप से किया था, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखिए। ये था हमारा काल विभाजन शुक्ल जी का। अब आपके पास शुक्ल जी से कुछ अन्य प्रश्न भी बनते हैं, तो मैं आपसे ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आप नोट डाउन कर दिए कि यदि एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। ये कथन किसका है? बहुत बार ये पूछा गया है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी, तो वहाँ भी ये प्रश्न बना है। जब जो काव्य है ना, काव्य के जो भेद हैं, एक प्रबंध काव्य है, मुक्त काव्य है, इसको भी हम कभी पढ़ेंगे। तो जो काव्य के भेद थे उनके संबंध में शुक्ल जी ने अपने निबंध में ये कहा है कि प्रबंध काव्य, यानी कि जो प्रबंध का मतलब होता है विशाल जो काव्य होता है, प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। तो ये कथन किसका है? ये शुक्ल जी का है और काव्य के संबंध में उन्होंने कहा है, ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे शुक्ल जी के। और एक और चीज़ है कि चिंतामणि इनका एक निबंध था जो कि कई बार पूछा भी गया है कि कितने भागों में वो प्रकाशित हुआ है। तो चिंतामणि 4 भागों में प्रकाशित हुआ है।
एक कविता शुक्ल जी ने वैसे काव्य लेखन नहीं किया है, इन्होंने इतिहास लेखन ही किया है या रचनाएं आलोचनाएं इन्होंने की हैं और निबंध इन्होंने लिखे हैं। तो इनका जो एक कविता थी, एक ही कविता ये लिख पाए थे, उसका नाम था मधुस्रोत। कई बार पूछा भी जाता है, आपको ध्यान रखना है। शुक्ल जी की एकमात्र कविता थी मधुस्रोत, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, मधुस्रोत नाम से इन्होंने एक काव्य लेखन भी किया था, ठीक। इसके अतिरिक्त जो थे शुक्ल जी की सबसे बड़ी ख्याति जो थी वो थी एक आलोचक के रूप में, और इसी कारण इन्हें आलोचना सम्राट या आलोचक सम्राट भी कहा गया है। आलोचक सम्राट, ठीक है, आलोचना सम्राट। क्योंकि इससे पहले जो ना आलोचना विधा जो थी, आलोचना का मतलब क्या है, जिसमें गुण और दोष दोनों समाहित होते हैं। तो हिंदी साहित्य का इन्होंने अध्ययन किया, उसके जो साहित्यकार थे उनकी जो रचनाएं होती थी उनका ये गुण दोष दोनों आधारों पर आकलन करते थे और उसी को कहते हैं आलोचना, ठीक। तो आलोचना विधा को सबसे पहले जो कह सकते हैं कि प्रसिद्धि दिलाई वो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ही दिलाई गई थी। इसी कारण इन्हें आलोचना सम्राट भी कहा जाता है और निबंध सम्राट के नाम से भी ये जाने जाते हैं, क्योंकि निबंध विधा को भी सबसे जो विस्तृत स्तर पर जो प्रख्यात करवाया वो शुक्ल जी ने ही करवाया था, इसलिए इन्हें निबंध सम्राट भी कहा जाता था। एक अगला वीडियो हम सेपरेट लेकर आएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि शुक्ल जी ने कौन कौन से निबंध लिखे, महत्वपूर्ण कौन से हैं और कौन से उन्होंने आलोचनाएं लिखी हैं, उनके सारे ग्रंथों को हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है, जैसा भी लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी अगर आपके डाउट हो इस सेशन से संबंधित तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि साहित्य में तभी पढ़ाऊँगी, ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे साहित्य पढ़ने वाले स्टूडेंटों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अदरवाइज़ मैं व्याकरण ही यहाँ पे पढ़ाती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।